सर्वर्स की ऑपरेशंस में बुनियादी तौर पे जहाँ पे सर्वर के हार्डवेयर और आर्किटेक्चर वगैरह का जो ताल्लुक होता है, सिर्फ दैट इज़ नॉट इनफ कि हम जो ना अपने सर्वर्स के एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, बल्कि इससे रिलेटेड और भी बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है अपने ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशंस और एक्सपीरियंस के लिए। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनकी मदद से हम किसी किस्म की अनफोर्सीन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं या सर्वर्स के ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक बात देखें कि जो हमारे डिफरेंट किस्म के वर्क स्टेशंस या डेस्कटॉप्स होते हैं उनके सर्वर्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये हमने पहले भी ब्रीफली डिस्कस किया था, हम इसको एक दफ़ा दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर्वर मशीन्स होती हैं उनकी सीपीयू की परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट्स ना वो हाई होती हैं और इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर हाईली परफॉर्मिंग सीपीयूज़। इसी तरह से जो आईओ की परफॉर्मेंस है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी हाई होती हैं। इसके अलावा जो सर्वर्स में एक्सपेंडेबिलिटी या एक्सपेंशन की जो ना वो पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं फ्यूचर में, क्योंकि एज द यूज़र्स जो ना वो ग्रो करते हैं तो इसके साथ सर्वर की एक्सपेंशन या उसकी कैपेसिटी की में भी एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स आती हैं। फिर ये है कि हम क्या सर्वर्स को अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं। ये आम तौर पे सर्वर्स को अपग्रेड करने के बहुत ज़्यादा जो ना वो पॉसिबिलिटीज़ जो ना वो आ सकती हैं। ये इसकी रीज़न जो ना परफॉर्मेंस भी हो सकती है, इसकी रीज़न की मार्केट कंपटीशन भी हो सकता है, नई प्रोडक्ट्स भी अवेलेबिलिटी ये भी उसकी एक ऑप्शन उसकी रीज़न होती है। फिर ये होता है कि आमतौर पे जो सर्वर्स होते हैं वो आमतौर पर रैक माउंटेड होते हैं, जबकि वर्क स्टेशंस या डेस्कटॉप्स वगैरह आमतौर पे ऑफिस वगैरह में डिप्लॉय किए जाते हैं। तो जब हम रैक्स की बात करते हैं तो उसमें फ्रंट और रियर एक्सेस के ऑप्शंस भी जो ना वो इसमें एक डिफरेंस होता है कि हम इनके सर्वर्स के सर्वर मशीन्स के फ्रंट और रियर दोनों को एक्सेस कर सकें, यानी कि उनके वायरिंग पार्ट को भी एक्सेस कर सकें। इसके अलावा जो सर्वर्स हैं वो आमतौर पे हाई अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस के साथ जो ना वो डिप्लॉय किए जाते हैं। इसमें मल्टीपल रिडंडेंट सर्वर्स भी हो सकते हैं या फिर रिडंडेंट यूनिट भी हो सकते हैं, या इसके अलावा और भी डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। फिर इसके अलावा ये है कि जो ये जो सर्वर्स होते हैं तो उनको आमतौर पर मैनेज करने के लिए रिमोट मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, क्योंकि सर्वर्स जो ना वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इंस्टॉल्ड हो सकते हैं, रिमोट लोकेशंस के ऊपर। तो इसके लिए जो ना वो ऑलवेज़ पॉसिबल नहीं होता है कि स्टाफ जो ना वो फिज़िकली जाके सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन करे या सर्वर्स को एक्सेस करे, बल्कि ये रिक्वायर्ड होता है कि हम रिमोटली सर्वर्स को मैनेज कर सकें। तो ये इसमें रिमोट मैनेजमेंट में सर्वर्स के हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशंस भी आ जाती हैं, जबकि सॉफ्टवेयर पैकेजेस की कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाती हैं। तो डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज़ हैं या चैलेंजेस हैं रिमोट मैनेजमेंट में, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। तो इसके अलावा जो यूज़र्स होते हैं सर्वर्स पर, वो आमतौर पे उनके एक्सपीरियंस जो ना ज़्यादा होता है, दे आर हाईली ट्रेंड और उनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। फिर ये होता है कि इन यूज़र्स का जो सर्वर्स के ऊपर जो काम होता है वो वर्क स्टेशंस पे काम करने वाले यूज़र्स से क्वाइट डिफरेंट होता है। जो डेस्कटॉप्स पे जो यूज़र्स काम कर रहे होते हैं वो आमतौर पे अपने रूटीन के ऑपरेशनल टास्क जो ना परफॉर्म कर रहे होते हैं, जबकि जो सर्वर्स के यूज़र्स होते हैं जो सर्विस वो बुनियादी तौर पर आमतौर पर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो कि वो एप्लीकेशंस या वो सर्विसेज जो डेस्कटॉप पे यूज़र्स उनको यूज़ कर रहे हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी ऑपरेशंस वगैरह के ऊपर इनका फोकस होता है। फिर इसके अलावा ये है कि ये बुनियादी तौर पे आमतौर पे मेंटेनर्स होते हैं, यानी कि सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं उनको मेंटेन कर रहे होते हैं, उनके सर्वर्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, उनकी ट्रबल शूटिंग और उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में, तो आमतौर पे सर्वर्स में जो नेटवर्क कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हायर बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक सर्वर के ऊपर जो सर्विसेज रन कर रही होती हैं वो मल्टीपल यूज़र्स जो ना उसको यूज़ कर रहे होते हैं और मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर उसको जो ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस हवाले से आमतौर पर इनकी
जो नेटवर्क के इंटरफेसेस हैं उनकी कैपेसिटी जो ना वो हाई होती है, और आमतौर पे ये जो ना रिडंडेंट भी होती है, यानी कि बुनियादी तौर पे मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं या फिर मल्टीपल नेटवर्क्स के ज़रिए से इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर एक नेटवर्क जो ना वो फेल हो जाए या उसकी सर्विसेज अनअवेलेबल हों तो वो दूसरे नेटवर्क के ज़रिए से उसको उसकी कनेक्टिविटी रिस्टोर की जा सके। इसके अलावा इनकी जो सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं या सिक्योरिटी फायरवॉल के रूल्स होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी डेस्कटॉप्स या इसके हवाले से। फिर इसके अलावा जो सर्वर्स के आमतौर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट के जो डिफरेंसेस होते हैं वो ये होता है कि डेस्कटॉप्स के ऊपर आमतौर पे जो ना वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना इंस्टॉल्ड होते हैं, उनकी सर्वर वर्जन इंस्टॉल्ड होती है, जबकि डेस्कटॉप्स वगैरह पे आमतौर पे डेस्कटॉप वर्जन जो ना वो यूज़ हो रही होती हैं, जिनकी आमतौर पे करैक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि इसमें GUI होता है और यूज़र्स माउस के साथ जो ना इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके बरअक्स जो सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे GUI नहीं होती है, एक्सेप्ट कुछ विंडोज़ के सर्वर्स में GUI जो ना होती है, लेकिन उस अगर हम देखें तो जो मॉडर्न विंडोज़ के सर्वर्स में भी हैं उनमें बहुत से जो पैकेजेस की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो GUI बेस्ड नहीं है, बल्कि कंसोल के ज़रिए से या CLI के ज़रिए से ही उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है या मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा किसी डिबगिंग वगैरह भी वो कंसोल के ज़रिए से की जाती है, या फिर ये है कि एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमें CLI को ही यूज़ करना पड़ता है। फिर इसके अलावा ये कि आमतौर पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो वर्कस्टेशंस पे डिफरेंट होती हैं, जबकि सर्वर्स पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ना वो सेटिंग्स होती हैं। इसके अलावा जो ना वो सर्वर्स के ऊपर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल किए होते हैं जो कि आमतौर पर डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो ना वो सर्वर्स जो ना वो आमतौर पे सर्वर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिबगिंग, यानी कि हम जो सर्विसेज हमारी रन कर रहे हैं अगर कोई इशू आता है या उसको अगर हमें ट्रबल शूट करना है तो इसमें डिबगिंग की करैक्टर जो फीचर्स है ना वो काफ़ी इनरिच होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे अगर हम इसके अलावा भी बहुत से दूसरे डिफरेंसेस जो ना वो हो सकते हैं, बट ऑन द मेजॉरिटी हमें जो ना सर्वर्स में ये डिफरेंसेस आमतौर पे देखने को मिलते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि सर्वर्स की रिलायबिलिटी में हमने रिडंडेंसी के डिफरेंट जो ना वो मैकेनिज़म्स जो ना वो डिस्कस किए थे। अब ये कि जो रिडंडेंसी है वो सिस्टम्स में मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक तो ये है कि हम जो ना वो जो यूनिट्स हैं सर्वर के उनको जो ना वो रिडंडेंट बना सकें, यानी कि मल्टीपल यूनिट्स हम यूज़ करें इंस्टेड ऑफ सिंगल यूनिट के। तो इसके लिए हमारे पास n+0, n+1 और n+r वगैरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें n जो है ना वो वर्किंग यूनिट्स होते हैं और जो प्लस के बाद जो डिजिट है वो आमतौर पे स्पेयर यूनिट होता है, जिसको जो कि फेल ओवर की सूरत में टेक ओवर करता है। अब ये है कि सर्वर्स के ऊपर सारे कंपोनेंट्स को हम रिडंडेंट नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए जो ना वो ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से यूनिट्स हैं जिनको हम रिडंडेंट बना सकते हैं। हम पावर सप्लाई को रिडंडेंट कर सकते हैं, CPUs वगैरह को और हार्ड डिस्क को। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डायग्राम में यहाँ पे देखा है कि हमारे पास n पावर सप्लाईज हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये n+r के तौर पे जो ना वो रन कर रहा है, तो इसमें जो PS1 PS2 है इनकी जो ना वो इनलेट पावर सप्लाई जो ना वो सेम है, बट PSN जो ना वो डिफरेंट पावर सप्लाई नेटवर्क जो ना वो यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि या अगर तो PS1 फेल होता है, कार्ड फेल होता है, या PS2 वगैरह, या फिर जो पावर सप्लाई जो ना वो ग्रिड से ही नहीं आ रही, तो सूरत में जो ना वो PSN जो ना वो दोनों केसेस को कवर कर सकता है। फिर ये कि जो डाटा इंटीग्रिटी होती है वो आमतौर पे हार्ड डिस्क से जो ना वो रिलेटेड है, तो हम हार्ड डिस्क के लिए भी डिफरेंट किस्म के रिडंडेंसी के ऑप्शंस जो ना वो अवेलेबल होते हैं। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि हम जो ना डाटा जो ना वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करें, वो ऐसा होना चाहिए कि हम उसको फ्यूचर में एक्सेस भी कर सकें और फ्यूचर में वो एक्सेस वो वैलिड भी हो। ऐसा ना हो कि हमने अगर कोई डाटा जो ना वो हार्ड डिस्क पे राइट किया है तो फिर बाद में किसी और राइट ऑपरेशन में वो इनवैलिड हो गया या ओवर राइट हो गया। तो ये डाटा इंटीग्रिटी की जो ना वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
इसमें ये है कि रेट जो है ना वो हार्ड डिस्क की रिडंडेंसी के लिए आमतौर पे जो है ना वो यूज़ की जाती हैं। तो इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि सर्विस फेलियर को या फिर कंपोनेंट फेलियर दोनों को हमें उसके कंपैरिजन भी करना चाहिए कि दोनों के कौन से जो है ना वो ड्राइवर्स या फिर रीजंस हो सकती हैं। अगर तो कंपोनेंट फेलियर की बात है तो वो आमतौर पर रेट्स के ज़रिए से की जा सकती है। लेकिन ये है कि अगर एक पूरी साइट ही जो ना वो डाउन हो गई है तो उस सूरत में सर्विस जो ना वो ऑफ कोर्स फेल हो जाएगी। उस सूरत में रिडंडेंट ऑपरेशंस जो ना वो रिडंडेंट सिस्टम्स जो ना वो आमतौर पे कॉमन जो ना वो अप्रोच होती है। नॉन रेड ऑपरेशंस में ये है कि हमें ये देखना पड़ता है कि अब क्या हमें सिस्टम्स को रिडंडेंट करना है या फिर उसके कंपोनेंट्स को रिडंडेंट करना है। इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गूगल GFS है या वह हडूप का HDFS है या कैसेंड्रा है, ये डिफरेंट किस्म के डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में जो ना वो स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं या प्रोसेसिंग वगैरह जो ना प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये कि अगर एक साइट जो ना वो डाउन भी हो जाती है तो जो सर्विसेज जो है ना वो फेल नहीं होती हैं बल्कि वो काम करती ही रहती हैं। इसी तरह से बैकअप्स वगैरह के लिए भी जो ना इसी तरह का एक अप्रोच हो सकती है कि जिसमें हम बैकअप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और जो इसमें फीचर जो ना कंसिडर करना पड़ता है वो ये है कि हॉट स्वैप कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स को प्लग एंड प्ले के तौर पे जो ना वो यूज़ किया जाता है, यानी कि वो रनिंग सिस्टम में एक कंपोनेंट को हम रिमूव कर सकते हैं और उसको दोबारा से नए यूनिट को ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो हार्ड सर्वर के कंपोनेंट्स हैं वो हॉट स्वैपेबल या प्लग एंड प्ले ही हों। तो ये आपको जो ना इस जो ना वो एस्पेक्ट को कंसिडर करना पड़ता है कि जो यूनिट्स तो हार्ड स्वैपेबल हैं और उनकी जो ना वो स्पेस भी अवेलेबल हैं, और जितने ज़्यादा हार्ड स्वैपेबल कंपोनेंट्स होंगे उसमें बेसिकली जो डाउन टाइम्स है ना वो डिक्रीज हो जाते हैं। फिर ये भी एक और एस्पेक्ट है सर्वर्स की रिलायबिलिटी के लिए कि सर्वर्स शुड नॉट बी इन नॉर्मल यानी कि यूजर्स रूम, जैसे कि एक ऑफिस है तो उसके अंदर हम सर्वर इंस्टॉल कर लें। अगर इस तरह का सेटअप है तो उस सूरत में भी सर्वर्स की रिलायबिलिटी जो ना वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। फिर ये है कि जो रिमोट मैनेजमेंट होता है कि सर्वर्स को रिमोट मैनेजमेंट के लिए इसमें ये होता है कि हमें जो सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क होते हैं इन्वॉल्विंग वो हमें रिमोट लोकेशन से आमतौर पे करने की फैसिलिटी होती है, एक्सेप्ट फिजिकल लेबर सच एज एडिंग और रिमूविंग दी फिजिकल हार्डवेयर। यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन के टास्क हैं या प्रोविजनिंग के टास्क हैं वो तो हम रिमोटली जो ना वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टास्क हैं जिसमें फॉर एग्जांपल हमें हार्डवेयर अगर रिप्लेस करना है या प्लग एंड प्ले की सूरत पे नया कार्ड इंस्टॉल करना है तो ये जो ना वो रिमोट मैनेजमेंट के ज़िम्मे में नहीं आती हैं। फिर ये है कि ability to remotely access the machines console and optionally have remote control of the power switch, यानी कि जो रिमोट मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस हैं उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो CLI है जो मशीन की सर्वर की उसको एक्सेस कर सकें, और अगर ये भी पॉसिबल हो तो कि हम जो ना उस सर्वर को पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि उसको रीबूट कर सकते हैं या फिर उसको एक दफ़ा स्विच ऑफ करके दोबारा से स्विच ऑन कर सकते हों। तो ये आमतौर पे रिमोट मैनेजिंग जो टूल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी जो ना वो होनी चाहिए। इसके अलावा एबिलिटी टू ऑपरेट सिस्टम्स कंसोल व्हेन मशीन इज़ इन अ बैड स्टेट और अदरवाइज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमें वॉइस की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करना है तो उस वक्त तो बेसिकली रिमोट जो एक्सेस के डायमेंट्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में हमें जो ना वो स्पेशलाइज्ड किस्म की रिमोट एक्सेस की टेक्निक्स जो ना वो डिप्लॉय करनी पड़ती हैं, जिसके ज़रिए से हम सर्विस को रिबूट भी कर सकते हैं या उनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है ना वो उसके बायस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल और डिलीट कीज़ के कम्बिनेशंस हैं जो कि आमतौर पे रिमोटली जो ना वो पॉसिबल जनरल रिमोट एक्सेस के टेक्निक से ज़रा वो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये जो रिमोट एक्सेस जो रिमोट मैनेजिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं मेरे तौर पे ये टाइम भी रिड्यूस करती हैं और कॉस्ट भी रिड्यूस करती हैं, क्योंकि हमें फ़िज़िकली
रिमोट लोकेशन के ऊपर जाना नहीं पड़ता उसको। इस तरह से ट्रैवलिंग के और टाइम वगैरह जो ना वो सेम जो ना वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा ये है कि रिमोट मैनेजमेंट में हमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को भी जो ना वो कंसिडर करना चाहिए कि जो रिमोट एक्सेस है वो सिक्योर नेटवर्क के ऊपर हो। ऐसा ना हो कि हम जो ना वो जो ना वो एक अनसिक्योर नेटवर्क के ऊपर जो ना वो या अनरिलायबल नेटवर्क के ऊपर अपनी रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस या कंप्रोमाइज़ेस आ सकते हैं। आमतौर पे दो किस्म की जो ना रिमोट मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं। ये इस हवाले से अगर हम देखें तो एक तो है इंटीग्रेटेड आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट और दूसरी है नॉन इंटीग्रेटेड आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। अब ये है कि जो इंटीग्रेटेड आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट है इसमें मॉडर्न सर्वर्स हैव remote management capabilities built in. Such systems are generally called out of band management and have Ethernet port as an interface. यानी कि बुनियादी तौर पे ये है कि सर्वर्स में कुछ रिमोट मैनेजमेंट की बिल्ट इन कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिनको OOB भी कहते हैं। यानी कि हम उस सर्वर को एक सेपरेट जो ना वो इथरनेट पोर्ट के ज़रिए से एक्सेस करते हैं और उसकी हम कन्फिग्रेशंस वगैरह कर सकते हैं। और इस आउट ऑफ बैंड वो भी रिमोट एक्सेस रिमोट मैनेजमेंट के और भी डिफरेंट किस्म की जो ना वो टेक्निक्स अवेलेबल हैं। जैसे इसको जो ना वो डिफरेंट नेम भी हो सकते हैं और अंडरलेइंग मैकेनिज्म जो ना वो सेम भी हो सकते हैं। तो इस सूरत में वो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड। उसमें एक तो इंटीग्रेटेड लाइट्स आउट है, फिर इसके अलावा इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट इंटरफेस है जिसको IPMI के नाम से जो ना वो आमतौर पे रेफ़र किया जाता है। फिर इसके अलावा रिमोट इनसाइड बोर्ड होता है जिसको हम RIB के नाम से जो ना वो रेफ़र करते हैं। इसी तरह से रिमोट इंटेलिजेंट लाइट आउट एडिशन या RILOE वगैरह भी हो सकते हैं। अब ये है कि OOB interface requires an IP address and remote system console is accessed via browser or client। अच्छा, इसमें ये है कि रिमोट सिस्टम की जब हम OOB की बात कर रहे हैं तो वो कंसोल की जब हम टर्म रेफर कर रहे हैं तो इसका मतलब है CLI सर्वर के ऊपर जो टर्मिनल है उसकी एक्सेस की हम जो ना वो बात कर रहे हैं। रिमोट एक्सेस वाया ब्राउज़र, इसमें ये होता है कि OOB में आमतौर पे जो ना वो 2 ऑप्शन होते हैं कि हम सर्वर को एक्सेस कर सकें। एक तो है कि ब्राउज़र के ज़रिए से हम एक्सेस कर सकें या फिर हम क्लाइंट के ज़रिए से एक डेडिकेटेड क्लाइंट के ज़रिए से एक्सेस कर सकें। आमतौर पे जो ब्राउज़र के ज़रिए से जब हम एक्सेस करते हैं तो उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो है वो नहीं होती हैं, जबकि जो क्लाइंट बेस्ड रिमोट एक्सेस के OOB टेक्निक्स होती हैं उसमें आमतौर पे ज़्यादा फीचर्स जो है ना वो अवेलेबल होते हैं। द रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन नेटवर्क एंड मस्ट बी एक्सेसिबल इवन व्हेन द मेन सिस्टम इज़ डाउन और पावर्ड ऑफ। ये एक यानी कि वो आमतौर पर रिक्वायरमेंट है कि जो रिमोट मैनेजमेंट का सिस्टम है या उसकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो कॉमन मेन नेटवर्क के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेन नेटवर्क डाउन है या उसमें इश्यूज़ हैं या सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं तो वो तो ऑफ कोर्स आप रिमोट मशीन भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए कि हम एक आइसोलेटेड नेटवर्क जो ना वो यूज़ करते हैं जो रिमोट नेटवर्क की जो OOB पोर्ट के साथ जो ना कनेक्टेड होता है और जो हाईली सिक्योर भी होता है और आमतौर पे एक वेब प्रॉक्सी के ज़रिए से उसको एक्सेस किया जाता है। जब हमने ये वेब प्रॉक्सी की बात की तो इसमें यह है कि इस हवाले से और भी कुछ जो ना वो एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि OOB इंटरफेस जो ना वो इक्विवेलेंट होता है कि हम जस्ट लाइक कि हम फिजिकल मशीन को एक्सेस कर रहे हैं। और built-in systems have been found to suffer from traditional security holes such as buffer overruns। यानी कि OOB के जो आमतौर पे जो solutions होते हैं जो anomaly आते हैं उसमें डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी होल्स होते हैं, जैसे बफर ओवररन्स या बफर ओवरफ्लो वगैरह हो सकते हैं। सो वी शुड नॉट assume that a password on the OOB interface and using SSL is sufficient protection। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स ये कंसिडर कर सकते हैं कि हम चूँकि पासवर्ड्स वगैरह और SSL की इंक्रिप्शन को यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स दे थिंक दैट इट इज़ इनफ फॉर द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, बट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज
इससे एसोसिएटेड हो सकते हैं, जिनको हम बाद में सिक्योरिटी के अंडर जो ना वो डिस्कस करेंगे। पुट OOB इंटरफेस एंड डेडिकेटेड प्रोटेक्टेड नेटवर्क एंड यूज ए वेब प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन। जैसे कि हमने बात की कि जो आइसोलेटेड नेटवर्क है उसमें बिना तौर पे वो वेल प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए और हमें ऑलवेज वेब प्रॉक्सी यूज़ करनी चाहिए और उस पर हमारे पास जो ना ऑथेंटिकेशन और अथोराइजेशन अनेबल्ड होनी चाहिए। फिर ये नॉन इंटीग्रेटेड आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट में ये द बेल्ट को हम जो डिस्कस करते हैं। द बेल्ट एंड OOB हैज़ सम लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ रिमोट पावर साइक्लिंग एंड कंसोल एक्सेस। थर्ड पार्टी टूल्स कैन एड्रेस दीज इश्यूज। अब ये है कि जो बुनियादी तौर पे OOB के जो बेल्ट इन टूल्स होते हैं उसमें आमतौर पे जो चैलेंजेस होते हैं या इश्यूज जो लैकिंग फीचर्स होते हैं वो हैं पावर साइक्लिंग के और कंसोल एक्सेस के। पावर साइक्लिंग का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे सर्वर की या रिमोट मशीन की पावर को कम्प्लीटली आइसोलेट किया जाए और उसको जो ना वो शट डाउन किया जाए और फिर उसको दोबारा से ऑन किया जाए या स्विच ऑन किया जाए, या फिर ये कि उसमें कंसोल लेवल की एक्सेस जो ना वो प्रोवाइड की जा सके। आमतौर पर रिमोट पावर साइकिल के लिए स्विच डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स अवेलेबल होते हैं जो विच आर नोन एज PDU एंड प्रोवाइड द रिमोट पावर साइकिलिंग। यानी कि रिमोट पावर साइकिलिंग के लिए जो ना वो PDUs को यूज़ किया जाता है जो कि स्विच्ड होते हैं। PDU इज बेसिकली ए फैंसी नेम फॉर द पावर स्ट्रिप, जो कि स्विच्ड, अगर हमारे पास स्विच्ड पावर सप्लाई की एक स्ट्रिप अवेलेबल है तो बुनियादी पे हम रिमोट पावर साइकिलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है कि रिमोट कंसोल के लिए जो ना वो IP KVM के डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। KVM बुनियादी तौर पे कीबोर्ड, वीडियो स्क्रीन और माउस इसको रेफर करता है और KVM और इट इज़ अ स्विच। KVM switch is a device that allows many machines to share a single keyboard, वीडियो स्क्रीन या फिर माउस वगैरह को। जबकि IP KVM स्विच जो ना वो रिमोट एक्सेस की कैपेबिलिटीज़ भी जो ना प्रोवाइड करता है और हम उसके ज़रिए से सर्वर्स को सिलेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। एन IP KVM is a KVM that can be accessed remotely. This eliminates the need for any monitors, keyboards or mice in the computer room. You simply run a client on your workstation that connects to the IP KVM. तो ये बुनियादी तौर पे है कि हम IP नेटवर्क के ऊपर KVM को जो ना वो एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई डेडिकेटेड वहाँ पे रिमोट जो ना वो मॉनिटर या फिर स्क्रीन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। फिर ये है कि रिमोट कंसोल विद डिफरेंट सीरियल कंसोल्स। तो इसके लिए जो ना वो आमतौर पे कंसोल मैनेजर्स या कंसोल कंसंट्रेटर्स यूज़ होते हैं जिसमें डिफरेंट सर्वर्स जो ना वो कनेक्ट करते हैं और वो आउट ऑफ बैंड नेटवर्क के ज़रिए से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं और ये हम जो ना वो रिमोटली अपने वर्क स्टेशंस या डेस्कटॉप्स के ऊपर इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क इक्विपमेंट अप्लायंसेस एंड अदर सर्वर्स हैव सीरियल कंसोल्स। दे हैव नो वीडियो, कीबोर्ड और माउस कनेक्टर्स। यानी कि अगर हम राउटर या स्विच की बात करें तो उसमें आमतौर पे किसी किस्म के VGA या USBs वगैरह के ऑप्शंस नहीं होते हैं, बल्कि उसमें कंसोल जो ना वो कनेक्शंस होते हैं। तो उस सूरत में भी जो ना वो कंसोल टर्मिनल जो आमतौर पे VT100 टर्मिनल था वो पास में यूज़ होता था, जबकि बाद में इसको 1990s में इसके लिए कंसोल कंसंट्रेटर ड्यूरन डिवाइस जो ना वो यूज़ होने लगा कि जिसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस की कंसोल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये है कि जो रिमोट कंसंट्रेटर्स होते हैं इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन सर्वर्स जैसे रेडियस और टकास वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ओनली ऑथोराइज्ड पीपल हैव द एक्सेस टू रिमोट मशीन्स। फिर अब जब हम रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स की बात करते हैं तो it is common for servers to have separate NIC that is connected to a dedicated administrative network. Separating administrative traffic from normal service traffic has a number of benefits. इसके different किस्म के जो ना वो benefits हो सकते हैं. For example, for servers, the primary benefit is often to isolate disruptive traffic.
यानी कि जो मेन नेटवर्क होता है, जो सर्विस नेटवर्क होता है, उसमें बहुत से इवेंट्स हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, वो ओवरलोड भी हो सकता है, समटाइम्स अंडरलोड भी हो सकता है। अंडरलोड लो इट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन ओवरलोड की सूरत में ये भी पॉसिबल है कि जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो या कन्फिगरेशंस वगैरह की ट्रैफिक है वो भी अफेक्ट हो जाए। तो इसके लिए जो बैकअप्स वगैरह के लिए भी जो ना वो आमतौर पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स जो ना वो यूज़ किए जाते हैं, और आमतौर पे डिवाइसेस के साथ जो ना एक डेडिकेटेड पोर्ट भी जो ना अवेलेबल होती है, जिसके ज़रिए से हम उसको OOB के ऊपर बैकअप जो ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। It consumes a large amount of bandwidth and can interfere with the normal service traffic। यानी कि अगर हम बैकअप का ऑपरेशन नॉर्मल सर्विस नेटवर्क के ऊपर जो ना वो परफॉर्म करें तो इट कैन अफेक्ट दी अदर सर्विसेज दैट आर रनिंग ओवर दी मेन नेटवर्क। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स की जो डिफरेंट किस्म की करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो रिक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें तो एक तो ये है कि स्टेबिलिटी है और स्टैटिकनेस, यानी कि जो ये कोशिश की जाती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स हों वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हों और आमतौर पर इनकी कन्फिगरेशंस डायनामिक ना हो, और टोपोलॉजीज़ या उनकी राउटिंग या स्विचिंग वगैरह जो ज़्यादा डायनामिक ना हो। तो इस हवाले से जबकि जो सर्विस नेटवर्क्स होते हैं, जो मेन नेटवर्क्स होते हैं, वो उनकी कन्फिगरेशन ज़्यादा डायनामिक होती हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स की सिक्योरिटी जो ना वो मोर रिस्ट्रिक्टिव होती है, उसमें फायरवॉल के रूल्स जो ना वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, क्योंकि आम बुनियादी तौर पे जो ना वो क्रिटिकल सिस्टम्स कोई कन्फिगरेशन या क्रिटिकल ट्रैफिक इसके ऊपर ट्रैवर्स कर रही होती है। फिर ये होता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स है, दे आर ओनली डेडिकेटेड फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी कि इनके ऊपर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की ट्रैफिक ही ट्रैवर्स करती है। सेपरेशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि प्रीवियस प्रैक्टिसेस थी कि हम जो ना वो VLAN 0 को या VLAN 1 को हम डेडिकेट कर लेते थे कि दिस इज़ फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस या कंट्रोल पर्पस, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स हैं दे शुड बी कम्प्लीटली सेपरेट। They should not there should be no effect from the other services or the traffic from other services। तो better practice ये है कि we should have a separate dedicated administrative network। फिर ये है कि जो administrative networks हैं they should be simple, और कोई VLANs वगैरह की कन्फिगरेशंस या VPNs वगैरह की कन्फिगरेशंस जो नहीं होनी चाहिए, इसकी टोपोलॉजी सिंपल होनी चाहिए, इंजीनियरिंग रूल्स ना वो सिंपल होने चाहिए, ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क जो ना सिंपल हो और हाई परफॉर्मेंस जो ना वो प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा जो एक अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि चूँकि सिंप्लिसिटी और यानी कि कम्प्लेक्सिटी और डायनामिक टोपोलॉजीज़ या इसके अलावा जो दूसरे जो शेयर्ड नेटवर्क्स के मैकेनिज़म्स हैं, ये बुनियादी तौर पे नेटवर्क्स की अवेलेबिलिटी को बुनियादी तौर पे अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क्स हैं उनके आमतौर पर रिक्वायरमेंट्स होते हैं दे शुड बी हाईली अवेलेबल, और उनमें जो ना वो आउटेज के ख़िलाफ़ जो ना इम्यूनिटी होनी चाहिए, दे शुड बी एबल टू अवॉइड आउटेजेस। फिर एक और जो एक्सपेक्ट है वो है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पेयर पार्ट्स का। असल में when purchasing a server, consider how repairs will be handled. All machines eventually break down. We cannot expect that the system will not break. अगर हम इसको समझते हैं कि एक सर्वर जो ना वो कभी भी फेल नहीं होगा, तो it is quite irrational. To be irrational, we must plan for eventual hardware failures. जबकि जो इस हवाले से जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, it is an agreement with the vendor that it will fix or replace the hardware and provide other support for a certain duration of the time. Maintenance contracts are like an insurance policy. You may hope that you don't need it, so does the vendor also may say that it is not required. तो बेसिकली जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बुनियादी तौर पे एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर कि वो जो ना वो एक किस्म की सपोर्ट जो ना प्रोवाइड करेंगे, जिसमें स्पेयर्स भी हो सकते हैं या फिर टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं।
और देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस विद डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, SLAs जिनको हम जो ना वो कहते हैं। पहले तो ये है कि रिप्लेसमेंट फॉर अ बैड पार्ट विद 4 आवर्स रिस्पॉन्स टाइम, ये एक एग्जांपल है, या फिर ए 12 आवर रिस्पॉन्स टाइम, या फिर ए नेक्स्ट डे ऑप्शन। ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये जो ना वो इसकी टाइप ये हो सकती है कि जो ना वो डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्स टाइम्स जो ना उसमें हम जो ना स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाद औक़ात समटाइम्स द ऑप्शन इंक्लूड 24/7 रिस्पॉन्स, बट अदर टाइम्स जस्ट स्पेसिफाई सम नंबर ऑफ बिजनेस डेज। दूसरा ये है कि अदर ऑप्शंस इंक्लूड हैविंग द कस्टमर टू परचेज ए किट ऑफ स्पेयर पार्ट्स and receive replacement after a spare part gets used। यानी कि दूसरा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है कि एक तो रिस्पांस टाइम, दूसरा ये भी हो सकता है कि हम जो ना जो बायर जो ना वो एक रिप्लेसमेंट किट जो ना वो ये स्पेयर पार्ट्स की किट जो ना वो बाय कर ले, और इस हवाले से जो ना वो रिप्लेसमेंट्स वगैरह जो है इमीडिएटली जो ना वो की जाती हैं। यूजुअली द इंस्टॉलेशन ऑफ द रिप्लेसमेंट पार्ट इज बाय ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, although vendors offer on-site repairs for a higher price. Sometimes the service offerings vary by the country or region depending on where the vendor has a local presence। जो रिस्पॉन्स टाइम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जो चीज़ें जो ना हमें कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि रिस्पॉन्स कब स्टार्ट होना चाहिए। इसके लिए सबसे ये कि हमें फेलियर को डिटेक्ट किया जाए, और रिस्पॉन्स जो ना वो कब स्टार्ट होना चाहिए, वेदर यानी कि जब हम एक सपोर्ट टिकट जो ना वो लॉक करते हैं उस सूरत में, या फिर इमीडिएटली जब वो कोई यूनिट जो ना वो फॉल्टी हो जाता है। इसमें यह है कि आमतौर पे इसमें ये होता है कि अगर हम फास्ट रिस्पांस टाइम जो ना वो एग्रीमेंट में उसको रिक्वायर कर रहे हैं, तो आमतौर पे जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट जो ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर ये है कि जो ज़्यादा जो ना क्रिटिकल सर्वर्स होते हैं उसमें ज़्यादा जो ना वो बेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकते हैं कि हाँ, अगर तो उनके आर्किटेक्चर में रिडंडेंसी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उनको भी देखा जा सकता है। इस सूरत में रिडंडेंसी जो ना वो आमतौर पे जो मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ हैं उनको रिड्यूस कर देती है। जैसे कि हमने कहा कि आमतौर पे जो क्रिटिकल सर्वर्स होते हैं उनमें आमतौर पे लोएस्ट लेवल के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और सर्वर्स जो ना वो रिडंडेंट भी हो सकते हैं। लिहाजा इसमें ये भी हो सकता है कि हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वारंटीज़ को स्पेसिफाई करें, और वेंडर्स जो ना उसको ये भी जो ना वेंडर्स को ये भी जो ना वो एक कंडीशन स्टिपुलेट कर सकते हैं कि जो वेंडर्स जो ना वो इस बात को इंश्योर करे कि ये उस सेम सिटी के अंदर जहाँ पे सर्वर जो ना इंस्टॉल्ड है वहाँ पे वेंडर ने स्पेयर्स की एक स्टॉक को मेंटेन किया हुआ है। सेम सिटी में स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी का मतलब है कि ऑन द सेम डे जो ना वो वेंडर जो ना वो फॉल्टी यूनिट की रिप्लेसमेंट कर सकता है, या उसकी डिलीवरी जो ना वो फास्ट हो सकती है। जबकि नॉन क्रिटिकल सर्वर्स में आमतौर पे डिफ़ॉल्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ किया जाता है और उसमें रिस्पांस टाइम भी जो ना वो फ्लेक्सिबल होता है, और इन किस्म के सर्वर्स के लिए आमतौर पे लो कास्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो ना वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद जो ना वो स्पेयर पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी डिफरेंट किस्म के जो ना वो ऑप्शंस जो ना वो हमारे पास हो सकते हैं। एक तो ये है कि इन हाउस रिपेयर डिपार्टमेंट वर्सेस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को भी एवेलुएट करना चाहिए कि अगर तो हमारे पास मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी है, तो ये भी देखा जा सकता है कि क्या हमें एक मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट जो कि रिपेयर की स्टॉक को मेंटेन करता हो वो उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, या फिर हमें मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही जो ना वो रिलाई करना चाहिए। इस सूरत में हमें कॉस्ट देखनी चाहिए। अगर तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं या बहुत लो लेवल के हैं तो सूरत में कॉस्ट जो ना वो काफ़ी हो सकती है, और इट माइट बी मोर फिजिबल टू इस्टेब्लिश ओन रिपेयर डिपार्टमेंट या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो इस सूरत में हमें फिर हार्डवेयर के ऊपर स्टाफ को ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस वगैरह की भी ज़रूरत होती है, और इसके अलावा हमें जो डिफरेंट किस्म के स्पेयर्स हैं उनकी इन्वेंट्री को मेंटेन भी करना पड़ता है।
दूसरा ये है कि हम सेल्फ सपोर्ट प्लान्स जो ना वो यूज़ करें। इसमें आमतौर पे होता है कि जो ना वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिपेयर किट्स जो ना वो जो ना वो परचेज़ करती हैं, जिसमें सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जो ना वो शामिल होता है। इस सूरत में ये है कि अगर तो हमारे पास होमोजेनियस इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम एक स्पेयर को मल्टीपल सर्वर्स में शेयर कर सकते हैं, यानी कि अगर एक फॉल्टी हो गया तो उसको हम एक कॉमन जो यूनिट है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इट माइट बी मोर फिजिबल। और इस सूरत में ये होता है कि आमतौर पे लाइसेंस वगैरह भी उसमें नहीं होते, और इस तरह की किट्स को हम आमतौर पे कोल्ड स्पेयर्स भी कहते हैं। और आमतौर पे इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर हाई एंड सर्वर्स, यानी कि हमारे अब क्रिटिकल या हाई कैपेसिटी के सर्वर्स हैं तो उनके लिए सेल्फ सपोर्ट प्लान जो ना वो आमतौर पे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। फिर अगर हम इसी तरह से देखें तो जो सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको बाकायदगी से ट्रैक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई फॉल्ट आ जाता है या मशीन डाउन होती है तो इवेंचुअली सपोर्ट के लिए जो ना वो वेंडर को कांटेक्ट किया जाता है, तो इवेंचुअली हमें ये पता लगता है कि बेसिकली पता लगता है कि आमतौर पे वो मशीन जो है ना वो सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो ना वो कवर्ड ही नहीं है। और ये आमतौर पे अगर आउटेज के दौरान जो ना इस चीज़ को डिस्कवर हो, इस बात का पता लगे, तो ये आमतौर पे काफ़ी एनोइंग सिचुएशन जो ना वो हो सकती है। आमतौर पे होता है कि इस तरह की सिचुएशंस में अगर हम वेंडर के सेल्स स्टाफ से कोऑर्डिनेट करें तो वो इमीडिएटली जो एड हॉक बेसिस के ऊपर उस प्रोडक्ट को या उस मशीन को उस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल कर लेते हैं। बट दिस डिपेंड्स ऑन दी वेंडर टू वेंडर। अगर तो वेंडर इस चीज़ को सपोर्ट करता है तो देन इट इज़ गुड, अदरवाइज सिचुएशन में बी एनोइंग। फिर इसके बाद ये है कि इसके लिए इम्प्रूवमेंट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो ना वो हो सकती हैं। नंबर एक तो ये है कि जो अनफॉर्सीन या नई मशीन जो ना वो ऐड की जाती हैं उनके लिए कि जब हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल या अनफॉर्सीन रिक्वायरमेंट्स को भी ऐड कर दें, जो कि आमतौर पर 10% ऑफ दी जो ना वो टोटल मेंटेनेंस की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के ऊपर होता है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अगर नई मशीन्स को ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और वेंडर्स के लिए भी आसानी होती है कि वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को में नई मशीन्स को इजीली ऐड कर सकती हैं। फिर ये है कि इंश्योर ईच मशीन इज़ परचेज विद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइड सिचुएशंस वेयर वेंडर कैन एग्री टू ऐड न्यू मशीन्स इनटू एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि हमें ऐसी सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए अगर हम हर सर्वर को परचेज करते वक्त उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी जो ना वो बाय कर लेते हैं या उसको इंक्लूड करते हैं। फिर इसके कि हमें जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी को जो ना वो ऑलवेज मॉनिटर करना चाहिए, और ये देखें कि कौन कौन सी मशीन्स जो ना वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आई हैं। फिर इसके अलावा ये भी होता है कि आमतौर पे कुछ सर्वर्स को जो ना वो डिसमेंटल भी किया जाता है या वो आउट ऑफ सर्विस भी जो ना वो आ सकते हैं, तो उनके मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी टर्मिनेट करने चाहिए और उनकी जगह पे नई मशीन्स जो ना ऐड की जा रही हैं उनके मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो ना वो ऐड किए जाने चाहिए। तो इस हवाले से जो ट्रैकिंग है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रैकिंग है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, और ये आउटेजेस को रिड्यूस कर सकती है और सर्विस की अवेलेबिलिटी को इन्हेंस करती है। फिर एक और टर्म जो ना वो आमतौर पे जो एस्पेक्ट जो ना वो कंसिडर किया जाता है वो है क्रॉस शिपिंग। क्रॉस शिपिंग में असल में ये होता है कि वेंडर जो ना उस वक्त तक फॉल्टी यूनिट जो ना वो शिप नहीं करता अपने प्रेमिसेस से जब तक हमें उनको फॉल्टी यूनिट जो ना वो मिल नहीं जाता, रिप्लेस नहीं हो जाता। तो इस सूरत में काफ़ी इश्यूज जो ना वो आ सकते हैं कि एक जो फॉल्टी यूनिट को पहले शिप किया जाए, फिर वो रिप्लेस हो, और फिर जो ना वो वेंडर जो ना वो उसको जो ना वो शिप करे नई यूनिट को, तो आउटेज इस सूरत में काफ़ी जो ना वो ज़्यादा हो सकती है। इस सूरत में आमतौर पे मुख्तलिफ किस्म के वेंडर्स के साथ डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। कुछ वेंडर्स तो इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने इफ़ यू हैव रियली डिसाइडेड दैट द यूनिट इज़ फॉल्टी,
तो जो ना वो वेंडर जो ना वो नया यूनिट जो ना वो शिप कर देता है और बाद में फिर ट्रैक करता है जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे जो ना वो उसका जो फॉल्टी यूनिट है वो उसको सेंड कर उनको शिप कर देती है। क्रॉस शिपिंग शुड बी पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। फिर यह है कि जो वेंडर्स की सिलेक्शन है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सर्वर्स की परफॉर्मेंस में या उनकी अवेलेबिलिटी में। तो इस हवाले से ये एक बात जो ना कुछ बातें जो ना इसमें याद रखने की हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड जो वेंडर्स होते हैं दे बिल्ड हार्डवेयर विद कॉमन सर्वर रिलेटेड फीचर्स as well as include little extras that they have learned only from years of market experience। तो जो सर्वर्स जो अनएक्सपीरियंस इसके बरक्स अगर हम इनएक्सपीरियंस्ड वेंडर से सर्वर्स को बाय करें तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज जो ना वो आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इश्यूज टू इंटीग्रेट विद द एंटरप्राइज सिस्टम्स सच एज ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स लाइक रेडियस और कैरबेरोस और एनी प्रोप्राइटरी सिस्टम्स। इसके अलावा जो मैनेजमेंट ऑफ द डिवाइस इज़ मैनुअल एंड कम्बरसम। ये भी हो सकता है कि जो इनएक्सपीरियंस्ड वेंडर्स हैं उनकी प्रोसेस इतने मेच्योर ना हो कि इसमें जो कुछ पैकेजेस की मैनेजमेंट है वो मैनुअल हो, दस लैकिंग द एबिलिटी टू मैनेज मैनी सर्वर्स एट वंस एंड विद नो काइंड ऑफ रिमोट मैनेजमेंट। फिर इसमें ये होता है कि आमतौर पर जो इनएक्सपीरियंस्ड वेंडर्स होते हैं वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो ना वो प्रोवाइड नहीं करते या सफिशेंट लेवल के मेंटेनेंस सफिशेंट क्वालिटी के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो ना वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनएक्सपीरियंस्ड वेंडर्स जो ना वो उनकी टेक्निकल सपोर्ट भी काफ़ी लो क्वालिटी की हो सकती है जिसकी वजह से इश्यूज जो ना वो प्रोलॉन्ग हो सकते हैं और आउटेज वगैरह वो एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए कंटिन्यू कर सकती हैं। फिर हमने स्पेयर पार्ट्स की बात की तो आमतौर पे जो इनएक्सपीरियंस्ड वेंडर्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ना वो काफ़ी वीक होते हैं, तो उसमें जो रिप्लेसमेंट यूनिट्स की अवेलेबिलिटी भी जो ना वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर वो ओवरसीज से शिप करते हैं तो उस सूरत में भी जो आउटेजेस जो ना वो लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो इट इज़ यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम एक सर्वर का हार्डवेयर जो ना वो बाय करें तो वी शुड बाय फ्रॉम ए वेल नोन रिप्यूटेबल सर्वर वेंडर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट कास्ट को रिड्यूस करने के लिए हम जो ना वो किसी इनएक्सपीरियंस वेंडर्स या रिलेटिवली अननोन वेंडर से जो ना वो सर्वर का हार्डवेयर या उसके पैकेजेस वगैरह बाय करें। तो इसमें जो वेल नोन जो आमतौर पर वेंडर्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म के जो ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऑफर करते हैं जिसमें कंज्यूमर ग्रेड पार्ट जो ना वो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर प्रीमियम क्वालिटी के पार्ट्स भी होते हैं। तो ये कुछ यानी कि एस्पेक्ट्स थे सर्वर्स की अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी या फिर जो ना दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, आउटेजेस वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। दे आर इन एडिशन टू दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर गाइडलाइंस जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस की थी।